To buy these notes, all you have to do is join our Telegram channel. The link is right there in the description. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटर साथी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एशियाटिक लायंस की लेटेस्ट अपडेट से, जो अभी करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंसस कैसे होता है, हमारे देश में बिग और स्मॉल कैट्स की कितनी डाइवर्सिटी है और उन्हें बचाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एंड में हम इस सब को नेशनल और ग्लोबल पॉलिसीज से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इस नॉलेज से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ये जो माइक्रो से मैक्रो अप्रोच है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए बेस्ट रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एशियाटिक लायंस से। दोस्तों, ये टॉपिक अभी के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इससे जुड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट न्यूज सामने आई है। और ये है वो नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा है। सिर्फ 2020 से अब तक गुजरात की लायन पॉपुलेशन में 32% का जबरदस्त इंक्रीज देखा गया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स की एक बहुत बड़ी जीत है और इसीलिए आने वाले एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट हो जाता है। तो इसका 32% इंक्रीज का मतलब क्या है? नंबर्स में बात करें तो अब पॉपुलेशन 891 तक पहुंच गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शेर अब सिर्फ गिर के जंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि सौराष्ट्र के 11 जिलों में इवन कोस्टल एरियाज तक फैल गए हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन दो शेरों को देखिए। पहली नजर में एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन इनके अफ्रीकन और एशियाटिक कजन्स में कुछ इंपॉर्टेंट फर्क होते हैं। चलिए इन डिफरेंसेस को थोड़ा डिटेल में समझें। जो एशियाटिक लायन की मेन होती है, यानी गर्दन के बाल, वो अफ्रीकन लायन के मुकाबले थोड़े छोटे और पतले होते हैं। एक और बहुत ही यूनिक पहचान है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन। ये पेट के नीचे स्किन की एक झालर जैसी होती है जो सिर्फ एशियाटिक लायन में मिलती है। और हाँ, उनके वेट में भी थोड़ा फर्क होता है। ये पॉइंट्स प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत काम आते हैं। ये डेटा दिखाता है कि ये लायंस कहाँ कॉन्सेंट्रेट हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद गिर सोमनाथ और जूनागढ़। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी है क्योंकि इससे आगे के कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्लान करने में मदद मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एरिया में फैले 891 लायंस को गिना कैसे जाता है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले डायरेक्ट डीट वेरिफिकेशन से उनकी साइटिंग्स रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर हर लायन की फोटो लेकर उसे एक यूनिक आईडी दी जाती है। इसके बाद सारे डेटा को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है ताकि गलती से कोई लायन 2 बार ना गिन लिया जाए। और आखिर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संस्थान के एक्सपर्ट्स इस पूरे डेटा को रिव्यू करके फाइनल नंबर जारी करते हैं। अब जो मेथड हमने लायंस के लिए देखा वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए अब हम अपना स्कोप थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्पीशीज के लिए वाइल्ड लाइफ सेंसस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और ये कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। ये टेबल आपके प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें अलग अलग वाइल्ड लाइफ सर्वेस की फ्रीक्वेंसी दी गई है। खास तौर पर ध्यान दीजिए, टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है, जबकि एशियाटिक लायन और एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में होता है। इन फ्रीक्वेंसीज पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगर हम एशियाटिक लायन सेंसस के इतिहास में झांकें तो सबसे पहला सेंसस 1936 में नवाब ऑफ जूनागढ़ ने करवाया था। ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है। और तब से लेकर आज तक ये लेगेसी जारी है, जिसे अब हर 5 साल में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगे बढ़ा रहा है। लायंस तो एक कहानी है, पर इंडिया का जंगल इससे कहीं ज्यादा बड़ा और रिच है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की बाकी बिग और स्मॉल कैट्स की शानदार डाइवर्सिटी को। इंडिया दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है जहां 5 आइकॉनिक बिग कैट्स पाए जाते हैं। उनके नाम और IUCN स्टेटस जरूर याद रखें। टाइगर का स्टेटस एंडेंजर्ड है। लायन, लेपर्ड और ऊंचाइयों पर रहने वाला स्नो लेपर्ड, ये तीनों वल्नरेबल हैं। और हाल ही में चीता को अफ्रीका से लाकर कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रीइंट्रोड्यूस करके इस लिस्ट को पूरा किया गया है। बिग कैट्स के अलावा इंडिया छोटी बिल्लियों की प्रजातियों में भी कमाल का रिच है। यहाँ 10 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। इनमें फिशिंग कैट, दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली यानी रस्टी स्पॉटेड कैट और कैरकल जैसे अनोखे जीव शामिल हैं। तो इतनी सारी अनमोल स्पीशीज हैं, इन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कुछ खास कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, जिसमें हम एशियाटिक लायंस पर खास तौर से फोकस करेंगे। यहाँ 3 मुख्य इनिशिएटिव्स पर ध्यान देना है। पहला, प्रोजेक्ट लायन, जिसे 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। दूसरा, NRCW, जो जूनागढ़ में बन रहा इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर है। और तीसरा और शायद सबसे अनोखा,
मालधारी कम्युनिटी का योगदान। ये लोग सदियों से गिर में शेरों के साथ रहते आए हैं और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज से मानव शेर के बीच एक शांति का माहौल बनाए रखते हैं। अब हम इस पूरी डिस्कशन को सबसे ऊपर के लेवल पर ले जाते हैं, यानी वो कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो इन सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स को एक दिशा देते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लेवल पर जो सबसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है वो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, यानी KMGBF। इसे 2022 में CBD की COP15 मीटिंग में अपनाया गया था। इसका बड़ा लक्ष्य है 2050 तक बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को न सिर्फ रोकना बल्कि उसे पलटना, यानी रिवर्स करना। इस ग्लोबल फ्रेमवर्क को जमीन पर उतारने के लिए इंडिया ने अपने रूल्स अपडेट किए हैं। नए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेगुलेशंस 2025 इसलिए खास हैं क्योंकि इनमें पहली बार डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन DSI को शामिल किया गया है। अब ये DSI क्या है, आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी जीव के जेनेटिक कोड का डिजिटल डेटा है। इसके अलावा बेनिफिट शेयरिंग यानी जैविक संसाधनों से होने वाले लाभ को स्थानीय समुदायों के साथ कैसे बांटा जाएगा, इसके भी नए नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 और टर्म्स आपको पता होने चाहिए। पहला है NBSAP, यानी इंडिया का नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। ये KMGBF को लागू करने के लिए हमारे देश का रोड मैप है। दूसरा है EBSAs, यानी इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज। ये समुद्र के वो खास हिस्से हैं जिन्हें उनकी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए पहचाना जाता है। और ये सभी कोशिशें हवा में नहीं हैं, इन्हें ताकत मिलती है हमारे संविधान से। आर्टिकल 48A के तहत पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और आर्टिकल 51AG के अनुसार ये हर नागरिक का भी मौलिक कर्तव्य है। मेंस के आंसर में इन आर्टिकल्स को कोट करना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो हमने सारी थ्योरी समझ ली, अब वक्त है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कि जो हमने सीखा उससे UPSC के एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं। ये देखिए, इस पॉइंट को कितने अच्छे से समझाता है ये 2019 का सवाल। इसका पहला स्टेटमेंट पूछता है कि क्या एशियाटिक लायन कुदरती तौर पर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। जैसा कि हमने सेशन की शुरुआत में ही डिस्कस किया, उनका आखिरी नेचुरल घर गुजरात का गिर फॉरेस्ट ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये 2023 का सवाल देखिए। इसमें पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज और नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक्स बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस और बेनिफिट शेयरिंग से जुड़े हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात की। इससे साफ पता चलता है कि ये कोर कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पूरे सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, लायन पॉपुलेशन 32% बढ़कर 891 हो गई है। दूसरा, लायन सेंसस हर 5 साल में होता है और टाइगर सेंसस हर 4 साल में। तीसरा, कानूनी लेवल पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और उसके नए 2025 रेगुलेशंस सबसे जरूरी हैं। और चौथा, ग्लोबल लेवल पर KMGBF और उसको इम्प्लीमेंट करने का इंडिया का प्लान NBSAP। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आपने आज इस टॉपिक को समझकर एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। ऐसे ही रिवाइज करते रहिए और हम मिलेंगे अगले सेशन में।